कहानी की शुरुआत होती है एक ऑर्फनेज से जहाँ बहुत सारे बच्चे थे और इन सभी बच्चों का ख्याल यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से रखा जाता था। इनका ख्याल रखने के लिए इनकी केयर टेकर बेला इनके साथ रहती थी, जिसे सभी बच्चे प्यार से मंत्र बुलाते थे। बेला इन सभी बच्चों का ख्याल रखने के साथ साथ इनकी चीजों का भी ख्याल रखती थी कि किसी किस चीज की जरूरत है या फिर नहीं। साथ ही साथ इन बच्चों की इस ऑर्फनेज के अंदर में फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ मेंटल ट्रेनिंग भी कराई जाती थी, ताकि ये बच्चे हमेशा फिट रह सके। और इस ऑर्फनेज के अंदर में बच्चों के खेलने के लिए काफी बड़ी जगह और कई तरह की फैसिलिटीज भी थी। लेकिन बच्चों को एक चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी मुश्किल में है। अब हम इसी ऑर्फनेज के तीन बच्चों को देखते हैं जिनका नाम था नॉर्मन, एमा और रे। ये तीनों बच्चे इस ऑर्फनेज के सबसे बड़े बच्चे थे और साथ ही साथ सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट भी। अब एक बच्चे को उन डीमंस के पास ले जाने की बारी आ चुकी थी और इस बच्ची का नाम था क्रूनी। क्रूनी अभी भी छोटी थी, लेकिन उसका समय आ गया था जिस वजह से अब उसे उन डीमंस के पास में भेज दिया जाएगा। क्रूनी सारे बच्चों को गुड बाय करते हुए कहती है कि मैं हमेशा से बाहर की दुनिया को देखना चाहती थी। दरअसल बच्चा को इस ऑर्फनेज के अंदर में लगता था कि जो भी बच्चे बाहर जाते हैं वो अडॉप्ट कर लिए जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में उन लोगों को सच्चाई के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। इसके बाद बेला खुद क्रूनी को गेट तक छोड़ने के लिए जाती है। दूसरी ओर नॉर्मन और एमा देखते हैं कि क्रूनी अपना फेवरेट टेडी बियर यहीं भूल गई है। हालांकि उन्हें गेट तक जाने की इजाजत नहीं थी, मगर फिर भी वो दोनों वहां चले जाते हैं, मगर उनके साथ नहीं। इधर जब नॉर्मन और एमा वहां पहुंचते हैं तो उन्हें बेला और क्रूनी कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। तभी अचानक से उन्हें ट्रक के अंदर में क्रूनी की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है और वो लोग डर के मारे ट्रक के पीछे छिप जाते हैं। पहले तो इन्हें लगता है कि ये कोई इंसान है, लेकिन जब ये गौर से देखते हैं तो ये असल में एक डीमन था। और ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि इन लोगों ने पहले किसी भी डीमन को नहीं देखा था और डर के मारे वहीं पर छिपे रहते हैं। अब एक डीमन क्रूनी को बॉडी को ले जाते हुए कहता है कि ये बच्चे का मीट है, इसलिए काफी टेस्टी होगा। तभी दूसरा डीमन कहता है कि बच्ची अभी सिर्फ 6 साल की है, इसलिए इसका मीट नॉर्मल होगा, लेकिन बड़े बच्चों का मीट काफी अच्छी क्वालिटी का होता है। और इसे सुनकर एमा और रे अब और भी ज्यादा डर गए थे। अब उन्हें जैसे ही मौका मिलता वो छिपकर वापस ऑर्फनेज में आ जाते हैं। नॉर्मन और एमा बहुत ही परेशान थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे क्या। लेकिन तभी नॉर्मन उनसे बताता है कि अब हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन एमा वहीं पर बताती है कि हमें बाकी सभी बच्चों को भी यहाँ से निकालना होगा, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रहे तो एक दिन वो सभी मारे जाएंगे। दूसरी ओर बेला को क्रूनी का वो टेडी बियर ट्रक के पास में मिल जाता है, जिसे नॉर्मन और एमा उसे देने के लिए आए थे। जिसे देखने के बाद बेला ये चीज समझ जाती है कि किसी न किसी बच्चे ने उन लोगों को वहां पर जरूर देख लिया है। अगले दिन जब सभी बच्चे खेल रहे थे तो उनके बीच एक बच्चा अचानक से गायब हो जाता है। तो बेला अपनी एक ट्रैकिंग डिवाइस को निकालकर उस बच्चे के बारे में पता लगा लेती है और वो बच्चा गलती से जंगल में चला गया था और उसे थोड़ी सी चोट लग गई थी। इनके ऑर्फेनेज के पास ही एक बड़ा सा जंगल था, जिसके बीच एक बड़ी सी दीवार को इन्होंने पहले से ही बना रखा था। इस इंसिडेंट को देखकर नॉर्मन और एमा समझ जाते हैं कि बेला के पास एक ट्रैकिंग डिवाइस है, जिससे बेला हर बच्चे की लोकेशन का पता लगा लेती है। यानी कि बच्चों की बॉडी में कहीं ना कहीं पर चिप लगाया गया है, जिससे बच्चों के लोकेशन का पता बेला को चल जाता है। इसलिए अब इनके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो इस चिप को वो लोग ढूंढ के निकाले या फिर बेला के पास से उस ट्रैकिंग डिवाइस को वो लोग चुरा ले। अब जब रात को सब डिनर करने जाते हैं तब बेला नॉर्मन और एमा को रोककर उनसे डायरेक्टली पूछ लेती है कि क्या तुम दोनों उस दिन गेट के पास आए थे। तो इससे सुनकर एमा थोड़ा सा घबरा जाती है। नॉर्मल इस सिचुएशन को संभालते हुए कह देता है कि हमें वहां जाने की इजाजत तो है ही नहीं, तो हम लोग कैसे जा सकते हैं वहां पर। इसके बाद बेला उनसे और कोई भी सवाल जवाब नहीं करती। लेकिन इन दोनों ने अपने स्केप के प्लान को ड्रॉप नहीं किया, बल्कि ये दोनों छिपकर टेबल क्लॉथ को चुरा रहे थे। इनका प्लान था कि टेबल क्लॉथ को चुरा कर इससे वे रस्सी बनाएंगे, जिसकी मदद से जंगल के पास की वो जो बड़ी दीवार है उसे ये आसानी से पार कर सकेंगे। लेकिन जब नॉर्मल और एमा इस टेबल क्लॉथ को छिपा रहे थे तब उन्हें रे देख लेता है। जिसके बाद नॉर्मन और एमा को अपना पूरा प्लान रे को बताना पड़ता है। इन्हें लगता है कि रे इनकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन रे इनकी बातों पर भरोसा कर लेता है। इन सभी बातों को सुनने के बाद रे बताता है कि पूरे ऑर्फनेज के अंदर में तकरीबन 37 बच्चे हैं और उनमें से तो कई इतने छोटे हैं कि उन्हें भगा पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए सभी बच्चों को बचा पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन एमा अपनी बात पर अभी भी अड़ी थी कि वो सभी बच्चों को बचाना चाहती है। अगले दिन बेला ऑर्फनेज में एक नई छोटी सी बच्ची को लेकर आती है, जिसका सारा ध्यान रखने की जिम्मेदारी एमा को दी गई थी। एमा जब उस बच्चे को तैयार कर रही थी तो उसके कान पर एक छोटा सा रेड मार्क दिखता है। लेकिन एमा को अब इस रेड मार्क की पूरी सच्चाई पता चल गई थी कि ये असल में कोई रेड मार्क नहीं, बल्कि असल में एक चिप है, जिसकी मदद से बेला सभी बच्चों की लोकेशन को काफी आसानी से ट्रैक कर लेती है। उस छोटी बच्ची के साथ वहां पर एक क्रोन नाम की लेडी भी आई थी, जो कि बेला की हेल्प करने के लिए वहां पर आई थी, क्योंकि ऑर्फनेज में अब इतने ज्यादा बच्चे हो गए थे कि बेला अकेले सभी को हैंडल नहीं कर सकती थी। लेकिन
क्रोन तो यहाँ पे किसी और मकसद से आई थी। वो चाहती थी कि बेला को वो निकाल कर वहाँ की वो परमानेंट केयर टेकर बन जाए। इधर अब एमा ने सारे बच्चों को दौड़ने छिपने की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी थी, क्योंकि जब वो सभी यहाँ से भागेंगे तब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं होगा। मगर इनकी ट्रेनिंग से क्रोन को इन पर शक होता है, इसलिए वो एमा और नॉर्मन को धमकी देती है कि मैं जानती हूँ कि तुम लोग क्या प्लान कर रहे हो। अगर तुमने किसी भी तरीके की चालाकी की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नॉर्मन घबरा गया था कि क्रोन को उनके प्लान के बारे में कैसे पता चला। इसके बाद उन्हें लगता है कि उनके बीच में कोई एक धोखेबाज है जो कि उन्हें धोखा दे रहा है। दूसरी ओर बेला को ये पता चल जाता है कि क्रोन वहां पर उसे हेल्प करने के लिए नहीं बल्कि उसे निकालकर खुद केयरटेकर बनने के लिए आई है। जिसके बाद वो क्रोन को धमकी देती है कि तुम अपनी चालबाजियों की हरकतें छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इधर नॉर्मन, एमा और रे को पता था कि उनके बीच में कोई धोखेबाज है, लेकिन उनको एग्जैक्टली नहीं पता था कि आखिर वो है कौन। हालांकि अभी इन तीनों ने बच्चों को नहीं बताया था कि जब बच्चों को यहाँ से ले जाया जाता है तो उन्हें डीमंस को सौंप दिया जाता है। फिलहाल इन्हें डॉन और ग्लीटा नाम के दो बच्चों पर शक था, क्योंकि वो दोनों भी इनके ही एज के थे और इनके ही जितना समझदार थे। इसलिए नॉर्मल उन्हें सच बताने का डिसाइड करता है, लेकिन नॉर्मल सारी सच्चाई नहीं बताता। वो कहता है कि जब इन बच्चों को यहाँ से ले जाया जाता है तो उन्हें बेच दिया जाता है। जिसे सुनने के बाद डॉन और ग्लीड और भी ज्यादा शॉक में आ गए थे। नॉर्मन इन्हें सच इसलिए नहीं बताता था क्योंकि इन बच्चों को डीमंस के बारे में मालूम नहीं था और बिना देखे डीमंस पर ये लोग यकीन नहीं करेंगे। डॉन और ग्लिड के जाने के बाद नॉर्मन रे को कहता है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे हम लोग पता लगा लेंगे कि आखिर वो जासूस है कौन। और नॉर्मन रे को अपने पूरे प्लान के बारे में बता देता है। और अब रात हो चुकी थी। ग्लिडा उठकर जाने लगती है तो एमा छिपकर उसका पीछा करती है। ग्लिडा बेल के रूम में एक लेटर खिसकाते हुए दूसरी तरफ ग्लिडा जाकर क्रून से भी मिलती है। क्रून ग्लिडा से इन्फॉर्मेशन मांगती है, लेकिन ग्लिडा मना कर देती है, जिसे देखकर एमा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी ओर नॉर्मन और रे अपनी रस्सियों को लेने के लिए उसी लोकेशन पर जाते हैं जहाँ पर उन लोगों ने रस्सियों को पहले से छुपा कर रखा था। और वो वहां पर जाकर देखते हैं कि वो रस्सियां वहां से गायब थी और इन रस्सियों के लोकेशन का पता इन दोनों के अलावा सिर्फ डॉन को था। इस वजह से रे कहता है कि डॉन ही वो जासूस है, लेकिन नॉर्मन वहीं पर कहता है कि मैंने डॉन को कभी भी रस्सियों की लोकेशन के बारे में नहीं बताया। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि इस लोकेशन के बारे में सिर्फ मुझे और तुम्हें पता था। और अब रे इस बात से मुकर नहीं सकता था, क्योंकि इस लोकेशन के बारे में सिर्फ रे और नॉर्मन ही जानते थे। इसलिए ये साफ था कि रे ने उन्हें धोखा दिया। रे कहता है कि हाँ, मैं ही वो जासूस हूँ और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसके बदले मुझे डीमंस के पास में लेट से भेजा जाएगा। और इन सभी बातों को सुनकर नॉर्मन को रे के ऊपर में दया आ जाती है और वो कहता है कि मैं तुम्हें इस पर माफ कर देता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें बेला के ऊपर में नजर रखनी होगी और वहां से सभी इन्फॉर्मेशन को हमें ला के देनी होगी। इसके साथ ही साथ हम जो भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें देंगे वही जाके तुम्हें बेला को बतानी है। जिसे सुनने के बाद रे इस बात पर राजी हो जाता है और फिर आगे चल के इन लोगों ने इन सभी बातों को एमा को भी बता दिया। और फिलहाल इन लोगों ने डॉन और ग्लीड को खुद से दूर ही रखा था, क्योंकि इन्हें अभी भी उन दोनों के ऊपर में बिल्कुल भरोसा नहीं था। इसके बाद ये तीनों डॉन और ग्लीडा को बेला के रूम में भेजते हैं, क्योंकि वहां पर एक सीक्रेट रूम था जिसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी। और जब डॉन और ग्लीडा उस सीक्रेट रूम के अंदर में एंटर करते हैं तो वहां उन्हें उन बच्चों के टॉयज मिलते हैं जिसे बेला ने डीमंस के हवाले कर दिया था। और इसे देखने के बाद उन लोगों को अब सब कुछ समझ आ गया था कि असल में यहाँ पर हो क्या रहा है। उधर बेला रे को एक कैमरा देती है जिसकी मदद से उसे कहा गया था कि वो नॉर्मन के ऊपर में नजर रखे और जो भी इंफॉर्मेशन या फिर वो हरकतें करे उन सभी चीजों को रिकॉर्ड करे। एक दिन क्रोन नॉर्मन और एमा को रोक उनसे काफी सारी बातें उगलवा लेती है और अब क्रोन के पास इतने सबूत थे जिससे वो बेला की कंप्लेन कर सके। और बेला अपना काम ठीक से नहीं कर रही, इसलिए उसे ऑर्फनेज से निकाल लिया जाए। इधर बेला को पता चल गया कि रे उसे धोखा दे रहा है, क्योंकि बेला को नॉर्मन के पास से वो ट्रैकिंग डिवाइस मिल जाता है जिसे रे ने चुरा कर नॉर्मन को दिया था। इसलिए बेला रे को एक रूम में लॉक कर देती है और कहती है कि जल्द ही तुम्हारा नंबर आएगा। इधर क्रोन बेला और उसके सीनियर ग्रैंडमा के पास जाकर बेला की कंप्लेन करती है, मगर बेला ने पहले ही ग्रैंडमा को बता दिया था कि ऑर्फनेज में सब कुछ ठीक है और क्रोन उससे जलती है, जिस वजह से वो उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है और वो चाहती है कि बेला को वो वहां से निकाल दे। इसलिए ग्रैंडमा क्रोन के ऊपर में गुस्सा हो जाती है और उसे डीमंस को खिला देती है। इधर ऑर्फनेज में डॉन रे को कमरे से बाहर निकाल लेता है और दूसरी ओर नॉर्मन और एमा उस बड़ी सी दीवार के पास थे जहाँ पर उन्हें ढूंढते हुए बेला आ जाती है। और बेला कहती है कि अब मैं सब कुछ जान गई हूँ कि आखिर तुम लोग करना क्या चाहते हो। और नॉर्मन वहां से भागने की कोशिश करता है, तभी एमा बेला पर हमला करके उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि नॉर्मन वहां कोई चीज छुपाने वाला था। लेकिन बेला ने एमा की टांग पर वार कर दिया, जिस वजह से वो काफी बुरी तरीके से घायल हो जाती है और वो वहां से बिल्कुल भी हिल नहीं पाती। साथ ही वो नॉर्मन को ये बताती है कि अगला जिस बच्चे को डीमंस के पास भेजा जाएगा वो नॉर्मन ही होगा। जो सुनकर नॉर्मन काफी डर गया, लेकिन वो अपने साथियों को कहता है कि हम प्लान नहीं छोड़ेंगे। मैं एक डिवाइस पर काम कर रहा हूँ जिससे हम उस लोकेशन वाले चिप को डीएक्टिवेट कर सकते हैं।
जिससे यहाँ के सारे बच्चे भाग पाएंगे और किसी को उनकी लोकेशन का पता नहीं चलेगा। लेकिन रे और एमा बहुत ही उदास थे क्योंकि अब नॉर्मन जिंदा नहीं बचेगा। अगले दिन नॉर्मन उस बड़ी सी दीवार के पास जाता है। वो टेबल क्लॉथ की रस्सी की मदद से उस दीवार पर चढ़ जाता है, जहाँ उसे बड़ा सा जंगल दिखाई देता है। इधर बेला अपने डिवाइस से नॉर्मन की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नॉर्मन की लोकेशन उसे मिलती नहीं है। रात को नॉर्मन एमा और रे को बताता है कि उस दीवार के पीछे एक बड़ी सी खाई है, जिससे छोटे बच्चे नहीं पार कर सकते। यह जगह हेक्सागोन शेप में है और यहाँ हर तरफ से खाई है। सिर्फ एक ही ब्रिज है जिस पर से उस खाई को पार किया जा सकता है। उस ब्रिज पर से बच्चों को तब ले जाया जाता है जब बच्चों को डीमंस के हवाले किया जाता है। इसलिए हमें कैसे भी करके उस खाई को पार करना होगा। अब कुछ ही समय बाद नॉर्मन की डेट आ जाती है और बेला उसे वहां ले जाती है। लेकिन उसी बीच नॉर्मन ने एमा को वो डिवाइस दे दिया था, जिसकी मदद से बच्चों की बॉडी के ऊपर में वो जो लोकेशन वाला चिप है, उसे वो लोग डीएक्टिवेट कर सकते हैं। जिसके बाद बेला नॉर्मन को उन डीमंस के पास में लेके चली जाती है, जिससे एमा और रे बहुत ही दुखी हो गए थे। डॉन और ग्लिडा ने भी हार मान ली थी। बेला अब बेफिक्र हो गई। अब ये सब एस्केप का प्लान पर काम नहीं कर रहे थे। ऐसे ही कई हफ्ते बीत गए और कुछ भी नहीं करके सब कोई उदास बैठे हुए थे। अब काफी टाइम बीतने के बाद रे की जाने की बारी आ गई थी। उसके पास सिर्फ 2 दिन बचे हुए थे, तो एमा उसके पास आती है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये सभी डिप्रेस्ड होने का सिर्फ नाटक कर रहे थे, बेला को बेवकूफ बनाने के लिए, और छिप कर अभी भी प्लान पर काम कर रहे थे। डॉन और ग्लिडा इनके इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट कर रही थी क्योंकि नॉर्मन ने इन्हें बचाने के लिए अपने सेक्रीफाइस कर दिया था। अरे कहता है कि मैं बहुत सारे फ्यूल्स को काफी दिनों से इकट्ठा कर रहा था। दरअसल ये फ्यूल्स खाना बनाने के लिए आते थे, जिन्हें रे चुरा लेता था, और अब इन लोगों के भागने का समय आ गया था। इसके लिए इन लोगों ने सबसे पहले बेला का ध्यान भटकाना काफी जरूरी था। तो रे फ्यूल्स को अपने सर के ऊपर डाल लेता है, जिसे देखकर एमा के होश उड़ जाते हैं। और वो कहता है कि नॉर्मन हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी और हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, और इसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी हम कीमत चुकाएंगे। जिसके बाद रे अपने सर पर फ्यूल को डालकर आग लगा लेता है, जिसके बारे में जैसे ही बेला को पता चलता है तो वो दौड़ के आती है रे को बचाने के लिए। और वो देखती है कि एमा घुटने पर बैठ के रो रही थी और उसके सामने रे जल रहा था। बेला अपना लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को निकालकर चेक करती है, जिसमें रे की लोकेशन उस आग के बीच में थी। यानी बेला समझ गई थी कि उस आग में कोई और नहीं बल्कि रे जल रहा है। और बेला को रे को बचाना काफी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अगर किसी भी बच्चे का ब्रेन डेड हो गया तो डीमंस इतना गुस्सा होते हैं कि वो केयर टेकर को ये मार डालते। इसलिए बेला को हर कीमत पे रे के ब्रेन को बचाना था, जिसके लिए वे रे के सिर पर पानी डालने लगती है। दूसरी ओर एमा वहां से भाग जाती है और बेला अपने ट्रैकिंग डिवाइस में जब चेक करती है तो किसी भी बच्चे की लोकेशन उसे नहीं मिलती, और सिर्फ रे के ब्रेन को बचाने के लिए वो बाकी सभी बच्चों को भागने नहीं दे सकती थी। इसलिए वो रे को छोड़कर वहां से बाकी बच्चों को पकड़ने के लिए जाती है। थोड़ी ही दूर में उसे एमा का ट्रैकर टूटा मिलता है। यानी एमा ने नॉर्मन के ट्रैकर ब्रेकिंग डिवाइस से अपने ट्रैकर चिप को तोड़ दिया था। बेला देखती है कि पूरे ऑर्फनेज में आग लग गई थी। तभी एक छोटा बच्चा बेला के पास आकर कहता है, मदर मुझे डर लग रहा है। अब बेला कंफ्यूज हो गई कि बच्चे तो यही हैं, ये लोग भागे नहीं, तो ये सब हो क्या रहा है। दूसरी ओर हमें उन बच्चों को दीवार पर चढ़ता दिखाया जाता है, क्योंकि ये सब बच्चे भाग रहे थे और उनके साथ रे भी मौजूद था। वो मरा नहीं था, बस एक कान उसका कटा हुआ था। ये प्लान नॉर्मन का था, क्योंकि नॉर्मन को पहले से पता चल गया था कि रे काफी सारे फ्यूल्स को जमा कर रहा है और वो खुद को जला लेगा। इसलिए नॉर्मन ने ये बात एमा को बता दी थी। साथ ही साथ उसने अपना सारा प्लान एक लेटर में लिखकर एमा को दे दिया था। इसलिए जैसे ही रे खुद को जलाने के लिए माचिस की तीली को जलाकर खुद पर डालता है, वैसे ही एमा आकर उस माचिस की तीली को पकड़कर बुझा देती है। और रे को जोरदार थप्पड़ मारते हुए एमा कहती है कि नॉर्मन ने हम सबको बचाने के लिए अपनी जान दे दी और तुम भी अब हमारा साथ छोड़कर जा रहे हो। अब 2 छोटे बच्चे वहां आकर रे की डमी को तैयार करते हैं और रे को अपने साथ ले आती है। वहीं गिल्डी भी बाकी 6 साल के ऊपर के बच्चों को आजाद कर कर बड़ी दीवार की ओर ले आती है। साथ ही एमा ने 6 साल से छोटे बच्चों को कहा था कि वो उन्हें बचाने के लिए जरूर आएगी, तो तुम सब बेला को इस बारे में कुछ भी मत बताना। अब इधर बाकी सारे बच्चे उस बड़ी सी दीवार पर चढ़ गए थे, जहां से वो लोग पत्थर में रस्सी बांधकर सामने के पेड़ पर फेंक देते हैं, जिससे वह रस्सी उस पेड़ में बंध जाती है। और अब एक एक करके ये सब खाई पार करने लगे थे। बेला भी यहाँ आ जाती है, लेकिन वह उन बच्चों को रोक नहीं पाती। और यहाँ हमें एक सबसे बड़ी बात पता चलती है कि असल में बेला रे की मदर थी। बेला इस बात से परेशान थी कि वो डीमंस को क्या जवाब देगी, लेकिन साथ ही साथ वो इस बात के लिए खुश भी थी कि रे अब उन बच्चों के साथ यहाँ से भाग गया है। इधर बच्चे पूरी रात जंगल में भटकते हैं और सुबह पहली बार ये आजादी को देखते हैं। ये सब बहुत खुश थे। अब बस जल्द से जल्द इन्हें जंगल पार करना था और विलियम नाम के एक बंदे से मिलना था जो इनकी मदद कर सकता था। लेकिन दूसरी ओर डीमंस को पता चल गया था कि वो बच्चे भाग चुके हैं।
इसलिए अब डीमंस भी उस जंगल के अंदर में एंटर कर चुके थे इन्हें पकड़ने के लिए। इन लोगों को भी डीमंस के आने का पता चल गया था, इसलिए रे डिसाइड करता है कि वो अकेले दूसरी तरफ जाएगा और डीमंस का ध्यान भटकाएगा और बाकी सभी लोग दूसरी तरफ से भाग जाएंगे। और ऐसा ही होता है, सारे बच्चे वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन रे को बहुत सारे डीमंस घेर लेते हैं। तभी वहां डीमन हॉर्स पर सवार होकर कोई आता है, जो रे को बचाकर अपने साथ ले जाता है। दूसरी ओर सारे बच्चे परेशान हो रहे थे कि रे अभी तक नहीं आया, क्या उन्हें उसे बचाने के लिए जाना चाहिए। तभी अचानक से एक लेडी उनके सामने अपीयर होती है, जो कहती है कि तुम्हें तुम्हारा दोस्त इस डायरेक्शन में मिलेगा। सब उस डायरेक्शन में जाते हैं जहां उन्हें रे मिलता है। यहाँ रे और एमा को पता चलता है कि जिन दोनों ने उनकी जान बचाई, असल में वो लेडी और वो बंदर डीमंस है। वो दोनों अपना नाम सांजू और यूजी को बताते हैं। साथ ही साथ वो उन्हें यह भी बताते हैं कि वो दोनों इंसानों को नहीं खाते, इसलिए उन बच्चों को इनसे कोई खतरा नहीं है। सांजू और यूजी को उन बच्चों को खाना भी खिलाते हैं। रात को सांजू, रे और एमा डीमंस और इंसानों की सारी कहानी बताते हैं। बहुत पहले दुनिया के दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। एक तरफ इंसान खुशी खुशी रहते थे और दूसरी तरफ डीमंस रहते थे। इंसानों और डीमंस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि इंसान अपने बच्चे डीमंस को खाने के लिए देंगे, जिससे इंसान और डीमंस के बीच में जंग नहीं होगी। ये सुनकर एमा और रे थोड़ी देर के लिए डर गए, लेकिन फिर भी डिसाइड करते कि वो सब इस जंगल से निकलकर इंसानों के बीच रहने जाएंगे, क्योंकि वहाँ इंसान खुशी से रहते हैं। तो संजू कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो इंसानों और डीमंस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा और फिर से वॉर शुरू हो जाएगी। लेकिन एमा और रे कहते हैं कि हम बच्चे अपनी जान नहीं देंगे, हमें आज़ाद जिंदगी जीने का हक है। इसके बाद सांजू और यूजी को बच्चों को जंगल से बाहर निकलने की ट्रेनिंग देने लगते हैं। वे उनको डीमंस के हमले से कैसे बचना है और जंगल में कौन सी चीज में कहाँ पर कैसे सरवाइव करना है, ये सभी सिखाने लगते हैं। कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद सांजू और यूजी को इन बच्चों को जंगल से बाहर वेस्ट लैंड पर छोड़ देते हैं, जहाँ से इन बच्चों को अकेला ही जाना था। ये सब चलते चलते एक सेफ लोकेशन पर पहुंच गए, जहाँ इनके पास एक जंगल से मिला रेडियो था और एक पेन था, जिससे इन्हें विलियम का पता चलता है। लेकिन यहाँ से इन्हें डीमंस के मार्केट जाना पड़ता था खाना लाने के लिए, इसलिए ये बारी बारी मास्क लगाकर खाना लाने जाते थे। ऐसे ही एक दिन कुछ बच्चे जब फूड लाने के लिए उस मार्केट में गए थे, तभी वो दोनों बच्चे रास्ता भटक जाते हैं और एक डीमंस से जाकर टकरा जाते हैं। तभी उस डीमंस को इंसानों की खुशबू आ जाती है, लेकिन इन बच्चों ने मास्क लगा रखा था, जिस वजह से डीमंस इसे पहचान नहीं पाता। जिसके बाद ये दोनों बच्चे काफी ज्यादा डर गए और वहां से भागने लगते हैं। लेकिन उन डीमंस को इंसानों की खुशबू आ गई थी, इसलिए उन्हें यह तो समझ आ गया था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसलिए वे डीमंस उन बच्चों का पीछा करने लगते हैं। तभी एमा और रे उन दोनों छोटे बच्चों को लेकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन डीमंस उन्हें घेर लेते हैं। तभी अचानक से वहां पर एक दूसरा डीमन ग्रुप आ जाता है और उन डीमंस को मार देता है। इन बच्चों को समझ नहीं आता कि डीमंस उनकी मदद आखिर क्यों कर रहे हैं। तभी उन डीमंस में से एक डीमन अपना मास्क उतारता है और यहाँ हमें पता चलता है कि उनकी मदद करने वाला डीमन कोई और नहीं बल्कि नॉर्मन था, जो अभी भी जिंदा था। एमा और रे नॉर्मन को देख के बहुत ज्यादा खुश भी हो जाते हैं और साथ ही साथ वो हैरान भी थे। तभी हमें मालूम चलता है कि वो जो नॉर्मन के साथ बाकी के उनके साथी थे, वो भी असल में इंसान ही थे। इसके बाद नॉर्मन भी उन लोगों के साथ उसी सेफ जगह पर जाता है जहाँ बाकी सारे बच्चे थे। एमा नॉर्मन को सब बात बताती है कि वो कैसे ऑर्फनेज से बचकर निकल गए। अब नॉर्मन बताता है कि जब बेला उसे डीमंस के पास ले जा रही थी, तो वहाँ विलियम नाम के बंदे ने उसे बचा लिया, लेकिन उस लड़ाई के दौरान विलियम वहाँ पर मारा गया और नॉर्मन वहाँ से बचकर इंसानों से मिला। नॉर्मन ये भी बताता है कि डीमंस इंसानों के दिमाग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन पर कई तरीके के टेस्ट करता है, और अगर कोई इंसान उस टेस्ट को सरवाइव कर लेता है तो उनका दिमाग इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो डीमंस को भी खत्म कर सकता है। और मेरे चेस्ट के ऊपर में ये जो निशान है, ये उसी टेस्ट का है, लेकिन मुझे इससे ना कोई साइड इफेक्ट हुआ ना ही कोई पावर्स मिली, जिससे एमा और रे काफी खुश होते हैं कि नॉर्मन ठीक है। और नॉर्मन डीमंस को खत्म करने का तरीका बताता है कि डीमंस को इंसानों के ब्रेन खाने से ताकत मिलती है। अगर हम डीमंस को सप्लाई होने वाले इंसानों के ब्रेन्स को रोक दे, तो डीमंस जानवर बन जाएंगे और एक दूसरे को मारने लगेंगे, जिससे डीमंस का खात्मा करना आसान हो जाएगा। इसलिए हमें उनकी ब्रेन की सप्लाई को रोकना होगा। अब नॉर्मन को अपने सीक्रेट बेस पर वापस जाना था, तो वो एमा को अपनी सीक्रेट बेस की लोकेशन दे देता है और कहता है कि किसी भी तरीके की मदद की जरूरत हो तो यहाँ पर तुम आ सकती हो। अब नॉर्मन वहां से चला जाता है, लेकिन एमा अभी भी एक बात से काफी परेशान थी। दरअसल एमा और रे को इस बात से परेशानी थी कि नॉर्मन के प्लान्स के अनुसार धरती पर जितने भी डीमंस हैं वो सभी खत्म हो जाएंगे, यहाँ तक कि सांजू और यूजिका जैसे जो अच्छे डीमंस हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। और उन दोनों को यही बात काफी ज्यादा परेशान कर रही थी। लेकिन रे कहता है कि सांजू और यूजी को इंसानी ब्रेन पर सर्वाइव नहीं करते, इसलिए उनका खात्मा कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है।
और साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि इसके प्लान का असर शायद उनके ऊपर में ना हो। इसलिए अगले दिन एमा और रे नॉर्मन के उस सीक्रेट बेस पर जाते हैं इस बारे में बात करने के लिए, जहाँ नॉर्मन इन दोनों को अपने बनाए पॉइजन को दिखाता है जिससे वो डीमंस को खत्म कर देगा। तो एमा कहने लगती है कि तुम्हें इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा? हम डीमंस को मारेंगे तो इंसान और डीमंस में फर्क क्या रहेगा? और वैसे भी हम कितने डीमंस को मारेंगे, क्योंकि बहुत डीमंस ऐसे भी है जो बिना ब्रेन खाए जिंदा रह सकते हैं। ये सुनकर नॉर्मन और भी ज्यादा शॉक में आ गया। वो पूछता है कि आखिर तुम्हें ये ऐसा किसने कह दिया? तभी वहां पर एमा बताती है कि जब वो लोग जंगल से भाग रहे थे और उनके ऊपर दूसरे डीमंस ने हमला किया, तो उस दौरान उन्हें दो डीमंस ने हेल्प की थी, जिनका नाम सांजू और यूजिको था। और उस डीमन लेडी का नाम सुनकर और भी ज्यादा वो शॉक में आ गया और वो कहता है कि यूजिका अभी तक जिंदा है। जिसके बाद नॉर्मन एमा और रे को पूरी कहानी बताने लगता है कि बहुत साल पहले जब इंसानों और डीमंस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो उस दौरान यूजिका नाम की एक डीमन लेडी सबके सामने आई थी। और वो एक ऐसी डीमन थी जिसे ना तो ह्यूमन ब्रेन की जरूरत थी और ना ही उसे कभी भी ह्यूमन मीट की भूख लगती थी। और उसके इसी इन्फेक्टेड ब्लड की वजह से ऐसे और भी डीमंस थे जो इन्फेक्ट हो जा रहे थे, जिसके बाद उन डीमंस को भी ना ही इंसानी ब्रेन और ना ही इंसानी मीट की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन जब रॉयल डीमन फैमिली को इस बारे में पता चला, तो उन लोगों ने इस इन्फेक्टेड डीमन को ढूंढना स्टार्ट कर दिया और उन लोगों ने यूजिका को ढूंढकर उसे मार दिया। और उसके बाद सबको यही लगता था कि यूजिका मर चुकी है। लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि यूजिका काफी सालों से इन्हीं जंगलों में छिपी हुई है और कुछ ना कुछ खतरनाक प्लान कर रही है। जिस पर एमा और नॉर्मन कहते हैं कि यूजिका के ब्लड से अगर डीमंस इंसानी ब्रेन को खाना बंद कर सकते हैं, तो वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? इंसानों पर उन्हें डिपेंड रहने की क्या जरूरत है? जिस पर नॉर्मन उन्हें बताता है कि अगर डीमंस इंसानी ब्रेन को खाना बंद कर देंगे, तो इंसानों की आबादी डीमंस की आबादी से ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए डीमंस इंसानों के बच्चों ऑर्फनेज में रखते हैं, ताकि बच्चों को मारकर उनके ब्रेन को खा लिया जाए और इससे इंसानों की पॉपुलेशन कम होती रहेगी। इसी वजह से डीमंस और इंसानों का पॉपुलेशन जो होगा वो दुनिया के ऊपर में बैलेंस्ड रहेगा। नॉर्मन कहता है कि हमें यूजिका को ढूंढकर उसे मारना होगा, लेकिन एमा इसके खिलाफ थी। लेकिन नॉर्मन कहता है कि अब डीमंस को इंसानों की ब्रेन खाने की आदत लग गई है। जैसे इंसानों को जंक फूड खाने की आदत होती है, वैसे ही भले ही कुछ टाइम तक डीमंस इंसानी ब्रेन नहीं खाएंगे, लेकिन बाद में वो दोबारा ऐसा करेंगे, तब इंसान बड़ी मुश्किल में होंगे। और नॉर्मन ये बात बिल्कुल सह नहीं सकता था। नॉर्मन एमा से कहता है कि जाओ यूजिका को यहाँ लेकर आओ, मैं खुद यूजिका से बात करूंगा। और मुझे लगा कि डीमंस जिंदा रहना चाहिए, तो मैं उन्हें माफ कर दूंगा और उन डीमंस को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जो ह्यूमन ब्रेन्स को खाते हैं। एमा कहती है ठीक है, अगर तुम यूजिका को छोड़ दोगे तो वो अपने ब्लड से बाकी सभी डीमंस को ठीक कर देगी। नॉर्मन एमा और यूजिका को लाने के लिए 5 दिन का वक्त देता है, नहीं तो उसके बाद नॉर्मन अपना प्लान शुरू कर देगा। जिस पर एम्मा एग्री करती है और फिर एम्मा से डॉन और ग्लीटा निकल पड़ते हैं संजू और यूजिका को ढूंढने के लिए।